हेलो दोस्तों। कल हम लोगों ने हिंदी व्याकरण शुरू किया था, तो उसमें भाषा, वर्ण, वर्णमाला जैसी चीज़ों का अध्ययन किया, विस्तार से किया। आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो चलिए उसके आगे आज पढ़ते हैं। आगे क्या है देखते हैं। कल हम लोग पढ़े थे कि स्वर्ण वर्ण के दो भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कल उसको डिटेल से नहीं पढ़े थे, इसलिए आज मैं डिटेल से लेके आया हूँ। आप लोग पढ़ो, समझो इसको ध्यान से। ह्रस्व स्वर के कौन कौन से दो भेद होते हैं? एक ह्रस्व स्वर होते हैं और एक दीर्घ स्वर। सॉरी, स्वर वर्ण के दो भेद होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, हम इसको समझते हैं पहले। देखिए तो क्या लिख रहा है यहाँ पे, वे स्वर मूल या ह्रस्व स्वर या एक मात्रिक कहलाते हैं। मतलब इसका तीन नाम है, या तो मूल स्वर का है, या ह्रस्व स्वर का है, या एक मात्रिक स्वर का है। ठीक है, कहलाते हैं जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वर से नहीं होती है, यानी ये आजाद है। इनकी उत्पत्ति किसी और स्वर की सहायता से नहीं हुई है, बल्कि स्वतः हुई है, खुद से हुई है। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर। जैसे अ, ई, उ, री। इसको ऐसे पढ़ते हैं, अ छोटी छोटी उ री। क्या बोल रहे हैं? ह्रस्व मतलब सब छोटा छोटा मान लीजिए एक तरह से। ह्रस्व मतलब जैसे लिखते हैं, हम लिखते हैं ना, तो छोटा हो गया और क्या हुआ? बड़ा हो गया ना। तो उसमें का छोटी हो गया, फिर छोटी ई, फिर छोटा ऊ और री। देखिए सबके उच्चारण करने में बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, आगे है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? यहाँ पे है, देखिए तो, किसी मूल या ह्रस्व स्वर को उसी स्वर के साथ मिलाने से जो स्वर बनता है वह दीर्घ स्वर कहलाता है। यानी जब दो स्वर को हम आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है? दीर्घ स्वर बनता है। जैसे आ बना है, बोले आ, टाइम लग रहा है बोलने में ना। देखिए तो आ है यहाँ पे, तो बोलने में टाइम लग रहा है। तो बना कैसे है ये? अ और अ मिलके आ बना है। ठीक है, वैसे ही बड़ी ई। बड़ी ई कैसे बनता है? छोटी ई धन छोटी ई मिलके बड़ी ई बनता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। वैसे ही बड़ा ऊ कैसे बनता है? छोटा ऊ धन छोटा ऊ मिलके बनता है बड़ा ऊ। ठीक है, इसके बाद ए है। ए बनता है अ और छोटी अ और छोटी ई मिलके ए बनता है। ऐ कैसे बनता है? अ और ए मिलके ऐ बनता है। वैसे ही ओ है। ओ कैसे बनता है? अ और छोटा ऊ मिलके ओ बनता है। औ औ कैसे बनता है? अ और ओ मिलके औ बनता है। ठीक है, इसके उच्चारण में डबल टाइम लगता है, इसीलिए इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं और दीर्घ स्वर भी कहते हैं, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाइएगा। नहीं, कहीं कहीं दीर्घ स्वर लिखता है और कहीं द्विमात्रिक लिखता है। ठीक है, तो दोनों एक ही है, द्विमात्रिक बोले या दीर्घ बोले, दोनों एक ही है। ठीक है, आ गया था इसमें प्लुप्त। इसका यूज बहुत कम हो गया है प्लुप्त का, संस्कृत में अधिक होता था इसका यूज। संस्कृत भाषा उतनी नहीं चल रही है, तो इसका यूज भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बट इसके बारे में जान लीजिए आप लोग। बोल रहा है कि जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगता है, हम लोग क्या पढ़े? ह्रस्व स्वर में मूल स्वर है, इसमें बहुत कम टाइम लगता है। दीर्घ स्वर में दुगुना टाइम लगता है। इसको इसीलिए द्विमात्रिक बोलते हैं, डबल मात्रा रहता है इसमें ना। लेकिन प्लुप्त में तिगुना टाइम लगता है। जैसे हम बोले ओम, ओम पहले यूज होता था इसका, ओम अभी भी यूज होता है, लेकिन ज्यादा यूज नहीं होता है इसका। जो ये है तिगुना वाला टाइम, इसका ज्यादा यूज नहीं होता है। ओम का तो यूज होता है, ओम नमः शिवाय ना, ऐसे कुछ जो भी है। तो इसको बोलते हैं त्रिमात्रिक या प्लुप्त। ठीक है, प्लुप्त स्वर, इसको जान लेते हैं थोड़ी डिटेल में। बोल रहा है इसका कोई, देखिए तो यहाँ पे, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसके लिए 3 का अंक लगाया जाता है। जैसे ओम, हिंदी में सामान्यतः प्लुप्त का प्रयोग नहीं होता है, वैदिक भाषा में प्लुप्त स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, द्विमात्रिक स्वर यानी तिगुना टाइम लगता है इसमें। और वो कहा था द्विमात्रिक, जिसको दीर्घ स्वर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। बोल रहा है अनुनासिक, निर्नुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग, इन चारों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे।
देखिए तो अनुनासिक क्या होता है, बोले हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निर्नुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है। जैसे कि सब बहुत सारे लोग हैं जो अनुस्वार और विसर्ग को स्वर में रख देते हैं, जबकि वो गलती करते हैं। अनुस्वार और विसर्ग क्या है, व्यंजन है। ठीक है, बोले अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद स्वर से स्वतंत्र आते हैं। इसके संकेत चिन्ह इस प्रकार है। ये क्या है, अनुनासिक है, जिसको हम लोग मां लिखते हैं ना, वो क्या है, अनुनासिक है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा क्या है, ऐसे लोग चंद चंद बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं अनुनासिक। ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है ना, दोनों मिक्स करके होता है, और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा, मां। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनुनासिक। ध्यान रखिएगा इसका नाम क्या है, अनुनासिक। बहुतों लोग को पता ही नहीं होगा इसका नाम, तो इसका नाम ध्यान रखना जरूरी है, अनुनासिक बोलते हैं इसको। अब आता है अनुस्वार। अनुस्वार से सब लोग परिचित होंगे। देखिए क्या होता है अनुस्वार, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है जिसकी ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अंगूर, अंगद, कंकन ना, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है, अंगूर, अंगद, कंकन, है ना। इस स्वर के बाद आता है व्यंजन। ठीक है, यहाँ तो स्वर स्वर दिख रहा है साफ साफ, यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क में अ भी तो है, तो स्वर के बाद ही ना आएगा। क धन अ कैसे बनता है, क बोलने से ही स्पष्ट हो जाता है कि क और अ मिलके क बना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, निर्नुनासिक। बोल रहा है केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वस्वर वर्णों को निर्नुनासिक कहते हैं, जैसे इधर, उधर, आप, अपना, घर इत्यादि। ठीक है, ये सब निर्नुनासिक है। अब आते हैं विसर्ग पर। विसर्ग क्या होता है इसको समझते हैं। बोल रहे हैं अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है, यानी स्वर के बाद आता है, मगर है क्या, व्यंजन है। इसको स्वर में मत रखिएगा कभी। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका काफी व्यवहार है, हिंदी में अब इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में इसका आज भी उपयोग होता है, जैसे मनोकामना, पय पान, अत, स्वत, दुख इत्यादि। अत, स्वत, दुख, ऐसे वर्ड देखे होंगे आप लोग, ऐसे शब्द जहां विसर्ग का उपयोग होता है ना। अत तो यूज करते हैं हम लोग बहुत अधिक मात्रा में, है ना। दुख भी यूज करते हैं, है ना। इस सब का उपयोग अभी हिंदी में हो रहा है, तो इस सब में विसर्ग लगता है। देखिए इसके बारे में कुछ लिखा है, टिप्पणी दिया है, इस पर टिप्पणी किया है, क्या किया है उसको देखते हैं हम। कि अनुस्वार और विसर्ग न तो स्वर है और न व्यंजन, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। स्वर और व्यंजन दोनों में इसका प्रयोग होता है, जैसे अंगद, रंग। इस संबंध में आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का कथन है कि ये स्वर नहीं है और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, यानी पहले नहीं बाद में आते हैं। ठीक है, इसलिए व्यंजन नहीं है, तो नहीं व्यंजन है नहीं स्वर है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ है जोग न होने पर भी जो साथ रहे। ठीक है बच्चों, तो क्या बोलते हैं इनको, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ क्या होता है, जोग न होने पर भी साथ रहना। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक मात्रा में। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, हिंदी में व्यंजन वर्ण। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद।